यस हेलो डियर स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, सो हम लोग चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है विच इज़ अबाउट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। और इस चैप्टर में हम लोगों ने मार्केट का जनरल मीनिंग क्या होता है, मार्केट का इकोनॉमिक्स टर्म में मीनिंग क्या होता है, मार्केट की डेफिनेशंस क्या होती है और मार्केट के क्लासिफिकेशंस, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था। आई होप आप लोगों को मार्केट के मीनिंग को लेकर के या मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा और आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, तो मार्केट के क्लासिफिकेशंस जो है वो 3 बेसिस पे किए गए हैं। आप लोग आपके टेक्स्ट बुक को ओपन करके देख सकते हैं, पेज नंबर 46 पे क्लासिफिकेशन का जो चार्ट है वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जहाँ पर हम लोग ने देखा था कि मार्केट का क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ओके, ऐसे 3 बेसिस पे मार्केट को क्लासिफाइड किया गया है। जब हम मार्केट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, तो वहाँ पर मार्केट को लोकल एरिया मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, इन 3 टाइप के मार्केट में क्लासिफाई किया गया था। ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग में वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट और वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। और ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में मार्केट के 2 इंपॉर्टेंट टाइप यहाँ पर बताए गए थे, जिसमें एक था परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा था आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब बच्चों यहीं से हमको आगे कंटिन्यू करना है और यहीं से हमारा जो डिस्कशन होगा वो कंप्लीट होकर के चैप्टर को हम लोग फिनिश कर सकते हैं। करेक्ट है? तो चलिए देखते हैं कि दैट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशंस, यस, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन मार्केट के कितने टाइप हैं और उन सभी टाइप्स की क्या विशेषताएं हैं और उनका क्या डिटेल है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि भाई कंपटीशन के बेसिस पे, स्पर्धा के बेसिस पे मार्केट के 2 मेजर टाइप है, जिसमें एक आपका आता है बच्चों परफेक्ट कंपटीशन। ओके, परफेक्ट कंपटीशन। और सेकेंड टाइप का जो मार्केट है कंपटीशन के बेसिस पे, उसे हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। अभी परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, इन दोनों का मतलब क्या है? तो यहाँ पर जिस मार्केट में कंपटीशंस के सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का कंपटीशन करने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए वो जिस कॉम्पिटिटिव मार्केट में होंगी उसको कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन। मतलब यहाँ पर कंपटीशन से रिलेटेड जो विशेषताएं होनी चाहिए वो सारी विशेषताएं इस मार्केट में है। और यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन है, मतलब यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बराबरी का नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसी विशेषताएं हमको दिखेंगी जिनकी वजह से यहाँ पर कंपटीशन जो है वो अपरिपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर जो विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे उनकी वजह से आपका कंपटीशन जो है वो परिपूर्ण कंपटीशन कहलाएगा। करेक्ट है? अभी परफेक्ट कंपटीशन में कोई सब टाइप्स नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन में और आगे कोई प्रकार नहीं है, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे कितने प्रकार के मार्केट है जो इम्परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं, तो वो आपको देखना होगा। तो आप उसी चार्ट में देख सकते हैं कि दैट इम्परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यस, देखिएगा एक एक करके। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट आर देयर, जिसमें से सबसे पहला आपका है मोनोपोली। ओके, क्या है बच्चों? मोनोपोली। आफ्टर दैट सेकेंड टाइप का इम्परफेक्ट कंपटीशन है ओलिगोपोली। ओके, और थर्ड टाइप का कंपटीशन आपका है मोनोपोलिस्टिक। तो यहाँ पर ये 3 मार्केट के टाइप मैंने आपको बताए, किसके? इम्परफेक्ट कंपटीशन के। मतलब इस तीनों मार्केट में कुछ ऐसी खासियत है, इन तीनों मार्केट में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से इस मार्केट को हम लोग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं कह सकते। तो ये क्या बनेंगे बच्चों? इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब ये एग्जैक्टली इम्परफेक्ट क्यों है और ये एग्जैक्टली परफेक्ट क्यों है, उसके पीछे रीजंस क्या है, वो आपको ज़्यादा बेटर समझ में तब आएंगे जब आप हर एक मार्केट का यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करोगे। करेक्ट है?
अब इस पूरे क्वेश्चन में कंपटीशन के बेसिस पे जो परफेक्ट कंपटीशन वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आने का चांसेस होता है। करेक्ट है। तो परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग, परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताएं और परफेक्ट कंपटीशन में किस तरह से प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, किस तरह से प्रोडक्ट की प्राइस को तय किया जाता है, पहले ये हमें समझना है। इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके तीनों इम्परफेक्ट कंपटीशन की डिटेल लेंगे। करेक्ट है। तो आइए पहले समझते हैं कि ये परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। करेक्ट है। यस। तो हमारा पहला डिस्कशन टॉपिक होगा अबाउट परफेक्ट कंपटीशन ओनली। तो आपको ये चार्ट समझ में आ गया इजीली कि भाई कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट के कितने टाइप हैं? 2, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन में और 3 सब टाइप है, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक। करेक्ट है। तो चलिए पहले समझते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यस बच्चों, यहाँ पर एक बात याद रखना कि कंपटीशन के बेसिस पे जो भी मार्केट्स आप पढ़ोगे वो सभी मार्केट का जो मीनिंग है वो उसके फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पर एक मार्केट दूसरे मार्केट से अपने आप को अगर डिफरेंट कह रहा है, अगर एक मार्केट दूसरे मार्केट से अपने आप को अगर डिफरेंट कह रहा है तो ज़रूर वहाँ पर कुछ फीचर्स में बदलाव होंगे, ज़रूर उन सभी मार्केट की विशेषताएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो आइए देखते हैं क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन। यस, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। यस, इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को समझने के पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन इस मार्केट के बारे में कहना चाहूँगा कि परफेक्ट कंपटीशन जैसा कोई भी रियल मार्केट आपको कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं मिलेगा। मतलब ये जो परफेक्ट कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये एक इमेजिनरी मार्केट है। करेक्ट है। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो सारी बातें आपको एज्यूम करनी पड़ेंगी कि हाँ ऐसा होता होगा। मतलब यहाँ पर किसी भी फीचर्स को आप रियलिटी में जाकर के कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा मार्केट कहीं पर भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं होता। तो दिस इज़ अ टोटली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ आपको एक अजम्पशन मार्केट है। तो यहाँ पर सर ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना है? क्योंकि कहा जाता है कि जब तक कोई चीज़ परफेक्ट क्या है अगर आपको वो समझ में नहीं आएगा तो इम्परफेक्ट वाले मार्केट को आप समझ नहीं सकते। चूँकि मैं ऐसा कहूँगा कि जो इम्परफेक्ट कंपटीशन में आप लोग मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक पढ़ने वाले हो वो सारे रियल मार्केट है, लेकिन ये मार्केट कैसा है बच्चों? इमेजिनरी है। तो हो सकता है कि सारे इम्परफेक्ट कंपटीशन को समझने के लिए परफेक्ट क्या होता है उसको समझना ज़रूरी है, और इसी बात को समझाने के लिए ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट जो है आपको पहले समझना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इम्परफेक्ट कंपटीशन को इजीली समझ पाएंगे। करेक्ट है यहाँ तक? तो पहले जो मैंने आपको बात बताई वो याद रखना कि ऐसा कोई रियल में मार्केट अवेलेबल नहीं है। आप कहीं पर भी ढूंढ लो, यू विल नॉट गेट अ फीचर्स ऑफ मार्केट जो आप इसके अंदर देखने वाले हो। करेक्ट है? यस। तो चलिए देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों यहाँ पर जो भी बातें बताऊंगा, जो भी पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा, वो सब आपको इमेजिन करना है कि हाँ ऐसा होता होगा, हाँ ऐसा अजम्पशन करना है, तो आपको ये बातें इजीली समझ में आ जाएंगी। करेक्ट है? चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो यहाँ पर पेज नंबर 47 पे आप लोग आ जाइए और वहाँ पर पहले हम लोग कंपटीशन के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। इसके बाद परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग, डेफिनेशन या जो भी होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस। तो यहाँ पर बच्चों लिखा है क्लासिफिकेशन नंबर 3 में पेज नंबर 47 पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के बेसिस पे, कंपटीशन अमॉन्ग द सेलर्स एंड बायर्स is the most important criteria for classification of market in economics। तो यहाँ पर कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट को क्लासिफाई करने का एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या होता है कि मार्केट में सेलर्स के बीच में भी कंपटीशन है और बायर्स के बीच में भी कंपटीशन है, और इस तरह सेलर्स का सेलर्स के साथ कंपटीशन,
बायर्स के साथ कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली मार्केट को कंपटीशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अगर सेलर के बीच अगर कंपटीशन नहीं होता, बायर के बीच अगर कंपटीशन नहीं होता, तो शायद हम लोग कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट को डिवाइड भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन अमॉन्ग सेलर इज देयर, competition among buyer is there, and because of this criteria, because of this situation, we have to classify the market on the basis of competition. correct है? yes. so let us study, चलिए पढ़ते हैं the various types of market on the basis of competition among the sellers. तो यहाँ पर जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट में सेलर्स का कंपटीशन नजर आएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा मार्केट हमें नहीं पढ़ना है जहाँ पर बायर्स के बीच कंपटीशन है। तो जो भी कंपटीशन के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, वो सारे कंपटीशन यहाँ पर सेलर्स के बीच में है। तो सेलर्स की नज़र से आपको ये सारे कंपटीशन कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। करेक्ट है? तो आइए देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है बच्चों। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मतलब क्या, तो एक मैं आपको बताता हूं, याद रखना मेरी बात, कि अगर कोई पूछता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है, तो आपको बताना है कि दैट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। देखिए उसके इंट्रोडक्शन में पहले बताया गया आपको कि दैट परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल एंड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ अ मार्केट रादर देन एन एक्चुअल मार्केट। मतलब परफेक्ट कंपटीशन जैसा कोई भी एक्चुअल कंपटीशन मार्केट नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इसकी कोई रियलिटी, इसकी कोई प्रैक्टिकल एबिलिटी आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। तो इस कंपटीशन में, इस मार्केट में जो भी विशेषताएं हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सभी विशेषताएं एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे फ्रेम की गई है। तो इनकी कहीं पर भी आपको प्रैक्टिकल एबिलिटी देखने वाली नहीं है। तो जो भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा या जो भी पॉइंट आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, वो सारे पॉइंट आपको एज्यूम करने पड़ेंगे, वो सारे पॉइंट आपको सिर्फ इमेजिन करने पड़ेंगे। उनमें से किसी भी पॉइंट को आप रियलिटी के साथ में या फिर एक्चुअल मार्केट सिचुएशन के साथ में कहीं पर भी आपको कंपेयर नहीं करना है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो बातें आपको बताई जाएगी उनको आप एज्यूम कीजिए, उनको आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, उनकी कोई भी रियलिटी को आपको जज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रियलिटी मार्केट अवेलेबल नहीं है। करेक्ट है? तो पहला पैराग्राफ में एकदम क्लियरली आपको बता दिया गया है कि दैट परफेक्ट कंपटीशन ये एक आइडियल एंड एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट है। देयरफॉर ओके, देन एन एक्चुअल मार्केट से ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, ये बिल्कुल भी अलग है, बिल्कुल भी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ओके यस, तो ये बात पहले समझ लीजिएगा। और अब आपको कोई पूछता है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, तो आप बताओगे कि दैट परफेक्ट कंपटीशन इज सच अ मार्केट सिचुएशन। कम ऑन, परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट की ऐसी सिचुएशंस है जिस सिचुएशन में क्या होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट सिचुएशन है वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो पहले आपको बताना है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम उस मार्केट को कहेंगे जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। यस, सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। दूसरी विशेषता याद रखना, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट ए सिंगल प्राइस। ओके, तो ये सबसे पहली बात आपको बतानी है परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड। क्या बताना है बच्चा आपको कि दैट परफेक्ट कंपटीशन इज सच अ कंपटीशन मार्केट वेयर देयर इज अ, बोलो मेरे साथ, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। यहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर है, बायर की संख्या भी बहुत सारी है, सेलर की संख्या भी यहां पर बहुत सारी है, और बहुत सारे सेलर्स यहां पर क्या करते हैं? सेलिंग करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? द प्रोडक्ट विच इज सेम इन रेस्पेक्ट ऑफ साइज, शेप, कलर, टेस्ट। करेक्ट है ना? तो जो प्रोडक्ट
साइज के मामले में, जो प्रोडक्ट शेप के मामले में, जो प्रोडक्ट कलर के मामले में, ठीक है ना, साइज, शेप, कलर, टेस्ट के मामले में एक्सेट्रा, इन सभी मामलों में, इन सभी मैटर में कैसा होता है बच्चों, सेम होता है। करेक्ट है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो साइज, शेप, कलर, टेस्ट इन सभी मैटर में कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ऐसे सेम प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं बच्चों होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट बेचा जाता है वो प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट की जो साइज, शेप, कलर, टेस्ट होती है वह हर मामले में कैसा होता है, सेम होता है। और शायद इसी वजह से ये सारे प्रोडक्ट को यहाँ पर एक ही प्राइस में बेचा जाता है। तो यहाँ पर तीन बातें इंपॉर्टेंट है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, एंड इट शुड बी एट अ सिंगल प्राइस और इट शुड बी एट अ सेम प्राइजेस। तो जिस कंपटीशन मार्केट में ये बातें आती है उनको हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। करेक्ट है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यस, तो यहाँ पर बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू मिसिस जॉन रॉबिन्सन, ठीक है ना, यहाँ पर फिर जॉन रॉबिन्सन ने कहा है कि दैट परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स when the demand for the output of each producer is perfectly elastic। इस पूरे डेफिनेशन का मतलब एक ही है कि जॉन रॉबिन्सन का कहना ऐसा है कि परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स, परफेक्ट कंपटीशन है ऐसा तब कहा जाएगा जब मार्केट में हम ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिस प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होनी चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक। हेलो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होती है, जब वस्तु की प्राइस कैसी होती है बच्चों, सेम होती है। अगर आपको याद होगा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वहां पर बताया था कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जहां पर प्राइस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। तो यहां पर ऐसे प्रोडक्ट बेचे जाएंगे, यहां पर ऐसे प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा, इस परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा जिस प्रोडक्ट की प्राइस कैसी होती है बच्चों, सेम होती है। कैसी होती है, सेम होती है, जहां पर प्राइस में किसी प्रकार का कोई बदलाव होता नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर जो डिमांड होती है वो अनलिमिटेड चेंजेस होती है। तो प्राइस के न चेंज होने के बावजूद भी अगर डिमांड चेंज हो रही है तो ऐसे ही प्रकार का प्रोडक्ट जो है इस परफेक्ट कंपटीशन में बेचा जाता है। तो यहाँ पर मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि जिस मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट डिमांडेबल है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब जिस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज न होने के बाद भी, कमॉन, जिस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज न होने के बाद भी उसके डिमांड में अनलिमिटेड चेंजेस आता है, कमॉन, अनलिमिटेड चेंजेस आता है प्राइस के न चेंज होने के बावजूद भी, तो ऐसे प्रकार के मार्केट को कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर परफेक्ट इलास्टिक भी ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था, जहाँ पर प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है बट फिर भी आपकी डिमांड जो है वो अनलिमिटेड चेंज होती है। ये भी एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है और एक कॉन्सेप्ट जहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है वो भी एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ही है। करेक्ट है। यस, देखेंगे इसमें क्या लिखा है बच्चों। और अब इसका नेक्स्ट पैराग्राफ आपको एग्जैक्टली मीनिंग बताएगा परफेक्ट कंपटीशन का। अगर आपको वो डेफिनेशन याद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जो मीनिंग मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये मीनिंग आपको लिखना कंपलसरी है, जो इस मार्केट में एग्जैक्टली क्लैरिटी क्या है वो आपको बताएगा। करेक्ट है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको कह रहा है मीनिंग में कि अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ वन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है in which the numbers of buyers and seller is very large। तो पहली बात याद रखना कि परफेक्ट कंपटीशन की सबसे पहले खासियत क्या होती है कि जिस मार्केट में बायर्स और सेलर इन दोनों की संख्या लार्ज होती है, बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ सेलर एंड बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बायर जिस मार्केट में एग्जिस्ट होते हैं, पहली बात याद रखना। आगे कहता है कि ऑल दी बायर्स एंड सेलर्स आर इंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर आपको हो गया रहेगा कि यहाँ पर जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, ये सारे बायर्स और सारे सेलर्स जो है यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट का। कमॉन, कौन से प्रोडक्ट का, होमोजीनियस प्रोडक्ट का। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है द प्रोडक्ट विच आर सेम इन रेस्पेक्ट ऑफ साइज, शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। करेक्ट है।
तो पहली बात क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ बायर एंड बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर होते हैं और वो सारे बायर एंड सेलर मिलकर क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो साइज शेप कलर टेस्ट में कैसे होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। करेक्ट है, यस। आगे इसमें लिखा है मोर एवर, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो गया विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, मतलब यहां पर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि कौन कितना सेल करेगा, कौन कितना बाय करेगा। तो यहां पर किसी प्रकार का कोई बच्चों पाबंदी नहीं है, किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कितना भी सेल कर सकता है, कोई कितना भी बाय कर सकता है। ठीक है, मोर एवर बोथ बायर एंड सेलर पॉजेज अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। ये भी बात आपको यहाँ पर एज्यूम करनी है कि यहाँ पर जो भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, दोनों को मार्केट के कंडीशंस, मार्केट के हालात का परफेक्ट नॉलेज है। दोनों को मार्केट की कंडीशन को पूरी तरह से जानते हैं, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, वो प्रोडक्ट कैसे बना है, वो प्रोडक्ट का सप्लाई सोर्स क्या है, इनकी पूरी जानकारी यहाँ पर बायर्स को भी है और यहाँ पर सेलर्स को भी है। सर मार्केट में बायर्स एंड सेलर को पूरी जानकारी है, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि बायर्स ना तो सेलर को चीट कर सकता है और ना तो सेलर किसी बायर को चीट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब बायर को और सेलर को मार्केट की कंडीशंस का पूरा नॉलेज होगा, सो द पीपल्स आर नॉट गोइंग टू चीट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का मिसलीडिंग नहीं कर सकते, किसी प्रकार का चीटिंग नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर एज्यूम किया जाता है कि दोनों पार्टीज़ को, बायर को और सेलर को, दोनों को यहाँ पर मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है। करेक्ट है, यस। तो ये बात आपको समझना है यहाँ पे, यस। तो अभी जो मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ा है उसमें क्या क्या खासियत थी बच्चों, कि यहाँ पर ये ऐसा कंपटीशन मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ बायर हैं और ये सारे बायर्स और सारे सेलर मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेचते हैं और ये सब होमोजीनियस प्रोडक्ट को यहाँ पर खरीदा और बेचा जाता है। कौन से प्राइस बच्चों, सिंगल प्राइस में। और यहाँ पर बायर को और सेलर को मार्केट के कंडीशंस का पूरा नॉलेज होता है, जिससे कि वो एक दूसरे को किसी प्रकार का चीटिंग नहीं कर सकते और एक दूसरे को बेवकूफ़ बना नहीं सकते। करेक्ट है, तो ये पूरा पैराग्राफ आपको बता दिया। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। करेक्ट है, यस। तो यहाँ पर बच्चों मीनिंग का पार्ट फिनिश होता है, डेफिनेशन का पार्ट फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन की विशेषताएं क्या है। तो ये जो फीचर वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ मैं कहूँगा कि आप इसमें पूरा अटेंशन दें, पूरा ध्यान लगाएं और हर एक पॉइंट को आपको समझने की पूरी कोशिश भी करनी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वन बाय वन करके फीचर्स को पढ़ना। तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन का सबसे पहला फीचर, सबसे पहली विशेषता क्या है बच्चों, तो विशेषता यहाँ पर दी गई है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यस ना, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर। मतलब यहाँ पर सेलर्स और बायर्स इन दोनों की संख्या कैसी होती है बच्चों, लार्ज होती है। मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में बायर और बहुत ज़्यादा संख्या में सेलर। सर बहुत ज़्यादा संख्या में सेलर और बहुत ज़्यादा संख्या में बायर का फ़ायदा क्या होता है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी मार्केट में सेलर भी बहुत सारे हैं और बायर भी बहुत सारे हैं, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई एक अकेला सेलर या फिर कोई एक अकेला बायर मार्केट की प्राइस को या मार्केट की किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में बहुत सारे सेलर है, उन बहुत सारे सेलर में से अगर किसी एक सेलर ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर दिया या एक प्रोडक्ट प्राइस को बढ़ा दिया, तो उसके प्राइस बढ़ाने से या कम करने से मार्केट को बिल्कुल भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर है, तो किसी एक सेलर के किसी भी प्रकार के डिसीजन रिलेटेड टू प्राइस और डिसीजन रिलेटेड टू क्वांटिटी से किसी प्रकार का मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह से अगर बायर की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो किसी एक बायर की वजह से मार्केट में प्राइस को लेकर के किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम किसी को फेस नहीं करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स का। करेक्ट है, आइए देखिए इसमें क्या लिखा है बच्चों। यस, कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। अंडर अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स एज मेंशन अर्लियर। पहले भी हमने डिस्कस किया
कि ईच सेलर फॉर्म्स अ नेग्लिजिबल पार्ट इन द टोटल मार्केट। मतलब यहां पर एक सेलर का पूरे मार्केट में स्टेटस कितना है बच्चों? नेग्लिजिबल है, जीरो है। क्या है? जीरो। मतलब एक सेलर, एक बायर पूरे मार्केट में कुछ भी नहीं है। मतलब यहां पर एक सेलर और एक बायर की कोई पहचान मार्केट में नहीं है, इसलिए यहां पर वर्ड यूज किया है बच्चों नेग्लिजिबल। मतलब एक सेलर का रोल, एक बायर का रोल इस मार्केट के लिए नेग्लिजिबल रोल के बराबर है। मतलब कोई भी एक सेलर या कोई भी एक बायर मार्केट में किसी प्रकार का कोई भी उधम नहीं मचा सकता, प्राइस को फर्क नहीं कर सकता, क्वालिटी को फर्क नहीं कर सकता, क्वांटिटी को फर्क नहीं कर सकता। मतलब कोई भी एक बायर है, एक सेलर की यहाँ पर जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? नेग्लिजिबल। देखिए आप देखेंगे, यस। तो एज अ मेंशन अर्लियर, ईच सेलर फॉर्म्स अ नेग्लिजिबल पार्ट इन द टोटल मार्केट। तो टोटल मार्केट में एक सेलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। हेंस, इसलिए नन ऑफ देम इज इन अ पोजीशन, इसलिए इनमें से कोई भी इस पोजीशन में नहीं होता टू इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड सप्लाई इन द मार्केट। अगर एक सेलर का यहाँ पर कोई स्टेटस ही नहीं है, नेग्लिजिबल स्टेटस है, तो ऐसे नेग्लिजिबल स्टेटस वाले सेलर या नेग्लिजिबल स्टेटस वाले बायर से मार्केट की प्राइस भी अफेक्ट नहीं होती और मार्केट की सप्लाई भी अफेक्ट नहीं होती है। करेक्ट है? क्योंकि बहुत सारी संख्या में सेलर है, तो वहां पर एक सेलर के प्राइस बदलने से या एक सेलर के प्राइस सप्लाई कम ज़्यादा करने से मार्केट को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। करेक्ट है? 10 सेलर्स आर प्राइस टेकर अंडर ए परफेक्ट कंपटीशन। और सेलर जो यहाँ पर होते हैं, इसको करना अंडरलाइन आप लोग, कि सेलर परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होते हैं बच्चों? प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर का मतलब मार्केट में जो भी प्राइस होगी उस प्राइस को सेलर यहाँ पे क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। मार्केट की जो भी प्राइस होगी उस प्राइस को सेलर यहाँ पर टेक करेगा, एक्सेप्ट करेगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में जो भी प्राइस होगी, जो भी डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा, उसी प्राइस में सारे सेलर को अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सेलर अपनी मर्जी से प्रोडक्ट की प्राइस ना तो बढ़ा सकता है और कम कर सकता है। अगर वो प्राइस को बढ़ाता है या कम करता है तो उसका यहाँ पर मार्केट पे तो उनका बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, ध्यान देंगे। तो सेलर आर प्राइस टेकर, अंडरलाइन करना कि परफेक्ट कंपटीशन में सेलर क्या होता है बच्चों? प्राइस टेकर होता है। मतलब जो भी प्राइस मार्केट में प्रवेल होती है, जो भी प्राइस मार्केट में होती है, उस प्राइस को सेलर को स्वीकार करना पड़ता है। करेक्ट है? यस। द नंबर ऑफ बायर इज ऑल्सो लार्ज। जैसे हमने सेलर के बारे में पढ़ा, वैसे ही बायर के बारे में भी देखेंगे कि यहाँ पर बायर की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। द शेयर ऑफ ईच बायर इज सो नेग्लिजिबल। एक बायर का इस मार्केट में जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना नेग्लिजिबल है, मतलब इतना जीरो के बराबर है कि दैट नन ऑफ देम, कि उनमें से भी कोई भी एक पर्सन इस पोजीशन में नहीं होता कि वो मार्केट को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर सके। करेक्ट है? तो इस फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या समझ में आया कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक सेलर या एक बायर का यहाँ पर नेग्लिजिबल वैल्यू होता है, जो किसी भी तरह से मार्केट को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते या फिर उनकी वजह से मार्केट को किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ता नहीं है। मतलब उनके प्राइस की वजह से, उनके सप्लाई कम ज़्यादा करने की वजह से मार्केट की प्राइस और मार्केट की सप्लाई बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती है। करेक्ट है? यस। तो ये आपका फर्स्ट हुआ परफेक्ट कंपटीशन का फीचर। सेकेंड फीचर्स बच्चों आपको दिया है होमोजीनियस प्रोडक्ट। ऑलरेडी मैंने आपको होमोजीनियस प्रोडक्ट के बारे में पहले भी बताया था कि दैट होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि द प्रोडक्ट विच इज सेम इन रेस्पेक्ट ऑफ साइज, शेप, कलर, टेस्ट इन एवरीथिंग। करेक्ट है? जो प्रोडक्ट साइज के मामले में, शेप के मामले में, टेस्ट के मामले में, कलर के मामले में, हर मामले में कैसा होता है बच्चों? सेम होता है। करेक्ट? उसको कहते हैं हम लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है? देखेंगे इसमें क्या लिखा है। सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर of a perfectly competitive market is that the product is sold is homogeneous। कि इस मार्केट में, इस परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचा जाता है वो प्रोडक्ट कैसा होता है बच्चों? होमोजीनियस होता है। यस। और आइडेंटिकल मतलब सेम होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या? साइज, डिजाइन, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। इन सभी मामलों में ये सारे प्रोडक्ट कैसे होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। तो आप किसी फर्स्ट कॉर्नर वाले शॉपकीपर से सामान खरीदो या फिर लास्ट कॉर्नर वाले शॉपकीपर सामान खरीदो, किसी के पास से भी अगर आप यहाँ पर गुड्स परचेस करोगे, सभी के प्रोडक्ट की साइज, शेप, कलर, टेस्ट कैसा होगा? सेम होगा। इस मार्केट की ये एक और पहचान है।
ओके एवरीवन, आगे लिखा है दैट ऑल दी प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, और ये सारे प्रोडक्ट एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। इनके पास से नहीं लोगे तो उनके पास से लो, उनके पास से लोगे तो उनके पास से लोगे, सबके पास जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो प्रोडक्ट कैसे होंगे बच्चों? होमोजीनियस होंगे, सेम होंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ साइज, शेप, कलर, टेस्ट, एवरीथिंग। करेक्ट है? यस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा बेचा जाएगा बच्चों? होमोजीनियस बेचा जाएगा। ये उसकी दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता बच्चों इस परफेक्ट कंपटीशन की है फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। अब यहां पर आपको पता है भाई बायर इतने ज्यादा है, सेलर इतने ज्यादा है कि यहां पर किसी के मार्केट में आने से या किसी के मार्केट से जाने से मार्केट को बिल्कुल भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बताइए यहां पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या है कि यहां पर किसी भी सेलर को अगर मार्केट में आना है, परफेक्ट कंपटीशन में आना है, तो उस पर्सन के मार्केट में आने पे और मार्केट से जाने पे किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है। तो जहां पर मार्केट में आने से और मार्केट से जाने की कोई पाबंदी नहीं होती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई परमिशन नहीं होता है, उसको बोलते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी सेलर अगर उसको लग रहा है कि भाई मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो वो मार्केट में एंटर कर सकता है, और किसी सेलर को ऐसा लगता है कि भाई मुझे यहाँ पर लॉस हो सकता है तो वो मार्केट से एग्जिस्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पर किसी भी सेलर के मार्केट में आने या किसी भी सेलर के मार्केट से जाने में किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उसको कहते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। तो कौन सा सेलर बच्चों मार्केट में एंटर करेगा? जिसको यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है, जिसको यहाँ पर प्रॉफिट कमाने की एक्सपेक्टेशन है, वो यहाँ पर मार्केट में एंटर करेगा, और जिसको यहाँ पर लॉस फेस करना पड़ रहा है वो मार्केट छोड़कर जा भी सकता है। उसको कहते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट इन द परफेक्ट कंपटीशन। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लिखा है बच्चों। सो देयर आर नो बैरियर्स, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन, किसी प्रकार की कोई रोक टोक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सो देयर आर नो बैरियर्स टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। फर्म के आने और फर्म के जाने पर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बैरियर, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी फर्म कैन एंटर और क्विट द इंडस्ट्री, कोई भी फर्म यहाँ पर आ सकता है और कोई भी यहाँ से क्विट मतलब जा भी सकता है। ओके, एट इट्स ओन विल, अपनी इच्छा से। इफ देर इज अ होप ऑफ प्रॉफिट, अगर उनको यहाँ पर प्रॉफिट कमाने की होप है, प्रॉफिट कमाने की आशा है, द फर्म विल एंटर द मार्केट, और उनको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर लॉस होने की पॉसिबिलिटियाँ बढ़ रही है, तो वो मार्केट को लीव करके भी जा सकता है। तो इस तरह से तीसरी विशेषता हुई परफेक्ट कंपटीशन की फ्री एंट्री एंड क्या बच्चों? फ्री एग्जिस्ट। तो आने और जाने पर किसी प्रकार की कोई बैरियर, किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर होता नहीं है। चलिए फोर्थ फीचर में आ जाइए। फोर्थ फीचर बच्चों यहाँ पर लिखा है सिंगल प्राइस। क्या लिखा है? सिंगल प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन की एक और पहचान कि जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि इस परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है वो सेलर डिसाइड नहीं करता, वो बायर डिसाइड नहीं करता। सेलर और बायर, सप्लाई और डिमांड, इन दोनों के प्रॉपर इंटरैक्शन से यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन की जाती है, और यहाँ पर जो प्राइस डिमांड और सप्लाई के मदद से डिसाइड की जाएगी, उसी प्राइस पे पूरे मार्केट को अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है, और उसी प्राइस पे मार्केट में प्रोडक्ट को बाय भी करना पड़ता है। तो पूरे परफेक्ट कंपटीशन में इस बात को आपको यहाँ पर इमेजिन करना है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो भी प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं, जो भी होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, उन सभी प्रोडक्ट की यहाँ पर प्राइस क्या होगी बच्चों? सिंगल प्राइस होगी, इसलिए लिखा है सिंगल प्राइस। तो यहाँ पर प्राइस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस नहीं चार्ज की जा सकती। यहाँ पर एक ही प्राइस जो है वो सभी सेलर के द्वारा बायर से चार्ज की जाती है। करेक्ट है? ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा है। यस, अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस prevails under a perfect competition which is determined by the interaction of demand and supply। मैंने आपको पहले ही कहा कि परफेक्ट कंपटीशन में एक ही प्राइस डिसाइड होती है, और वो प्राइस ना तो सेलर अकेले तय करेगा, ना तो बायर अकेले तय करेगा। सेलर की सप्लाई और बायर की डिमांड, इन दोनों के इंटरैक्शन, इन दोनों के प्रॉपर कॉम्बिनेशन से यहाँ पर वस्तुओं की प्राइस को तय किया जाएगा, और उसी प्राइस में यहाँ पर गुड्स को सेल और बाय कर दिया जाता है। इससे यहाँ पर कौन सी प्राइस बच्चों एग्जिस्ट होती है? सिंगल प्राइस। तो ये भी इसकी एक खासियत है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट खरीदे बेचे जाते हैं
उन सभी प्रोडक्ट की प्राइस कैसी होती है बच्चों, सेम होती है, सिंगल प्राइस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है पॉइंट नंबर 5, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। यस, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन की अगली खासियत, अगली विशेषता ये है कि यहाँ पर मार्केट में 2 काइंड ऑफ पीपल्स आर देयर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। इन दोनों को मार्केट के कंडीशंस का, मार्केट के सिचुएशन का पूरा नॉलेज होता है, जहाँ पर कौन से प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, कौन सा प्रोडक्ट का सप्लाई कहाँ से आया है, कैसे आया है, इनको पूरी तरह से पता होता है। अब ये परफेक्ट नॉलेज यहाँ पर किस काम का होता है सर, तो बायर और सेलर को जब मार्केट की कंडीशंस का, मार्केट के हालात का जब पूरा नॉलेज होता है, तो यहाँ पर कोई भी बायर या कोई भी सेलर ये एक दूसरे के साथ किसी प्रकार की कोई भी चीटिंग कर नहीं सकता। तो ये फायदा होता है किसका बच्चों, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट का, जो कि दोनों पार्टियों को होता है, बायर को भी होता है और सेलर को भी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, द बायर एंड सेलर पाजेस अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। एवरी सेलर एंड बायर हैज़ द नॉलेज अबाउट प्राइस। यहाँ पर बायर को, सेलर को हर प्रोडक्ट की प्राइस भी पता होती है, ओके, क्वालिटी भी पता होती है, सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट भी पता होता है, एक्सेट्रा। तो जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है इस मार्केट की कंडीशन से रिलेटेड, वो बायर को भी पता होती है और सेलर को भी पता होती है, कि जिससे कि बायर एंड सेलर एक दूसरे को मिस रिप्रेजेंट ना करे, मिसलीड ना करे। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग परफेक्ट नॉलेज ऑफ क्या, मार्केट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फीचर क्या है बच्चों, नेक्स्ट फीचर यहाँ पर है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ क्या, प्रोडक्शन। यस, तो यहाँ पर इस बात को भी आपको एज्यूम करना है कि परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट मोबिलिटी होती है किसकी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो कहने का मतलब ये होता है कि जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर लगेगी, वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, आसानी से मोबाइल हो जाएंगे, आसानी से वन प्लेस से दूसरे प्लेस, आसानी से एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस। तो यहाँ पर जिसको जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर कहीं स्कैर्सिटी आ गई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर मोबिलिटी का प्रॉब्लम अगर हुआ, तो उसका असर सीधे प्रोडक्ट की प्राइस पे होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस पे किसी प्रकार का असर न पड़े, कमॉन, प्रोडक्ट की प्राइस पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की शॉर्टेज का फर्क ना पड़े, इसलिए यहाँ पर इस बात को एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में परफेक्ट मोबिलिटी है। तो जितना जिसको लेबर चाहिए, जितना जिसको कैपिटल चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर आसानी से वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक बिजनेस से, एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कि मतलब यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर के कोई कमी, कोई स्कैर्सिटी होनी नहीं चाहिए। करेक्ट है? यस, ध्यान दीजिए। Yes, there is a perfect mobility. Concentrate on a book. There is a perfect mobility of factors of productions. Under a perfect competition, labor and capital are mobile not only geographically. सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर लेबर एंड कैपिटल का जाना पॉसिबल नहीं, उसके अलावा देखा जाए तो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में भी लेबर और कैपिटल यहाँ पर आसानी से मूव कर सकते हैं। ये मूवमेंट इतना इजीली यहाँ पर क्यों पॉसिबल रखा है? क्योंकि अगर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, लेबर कैपिटल में अगर कहीं कमतरता आ गई, लेबर कैपिटल में कहीं अगर मूवमेंट की सप्लाई अगर कम ज़्यादा अगर हो गई ना, तो उसका सीधा असर आपके प्रोडक्ट की प्राइस पे पड़ेगा। तो प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पर सिंगल वाली मेंटेन नहीं होगी, इसलिए सिंगल प्राइस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर याद रखना है कि भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो मोबिलिटी है वो आपकी सप्लाई को भी अफेक्ट कर सकती है, प्रोडक्ट की प्राइस को भी अफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर सप्लाई और प्राइस को अफेक्ट नहीं हो, उस बात को मेंटेन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी को यहाँ पर परफेक्ट एज्यूम किया गया है। ओके, यस। नेक्स्ट आपका बच्चों है पॉइंट नंबर 7, अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच्चों, ये पॉइंट भी लगभग उसी पॉइंट से रिलेटेड है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका अब्सेंस है। नॉर्मल सेंस में क्या होता है, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो, करेक्ट है, तो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट पूछा प्राइस कितना है, नॉर्मल सिचुएशन मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है, आपने यहाँ पर एक प्रोडक्ट का दाम पूछा, उसने बोला कि इस प्रोडक्ट का दाम है समझो 25 रुपीज़, ठीक है। वैसा ही प्रोडक्ट उधर भी है और वहाँ पर आपने पूछा तो उसने बोला 30 रुपीज़। सब बोलोगे ये 25 का और वो 30 का क्यों है? तो ये बोलेगा मैंने कल्याण से लाया है, करेक्ट है। एक बोलेगा मैंने औरंगाबाद से लाया है, एक बोलेगा मैंने नासिक से लाया है।
तो सब लोगों का जो सामान लाने का जो सोर्स है, सामान लाने का जो एरिया है वो अलग अलग है। तो आपके सप्लाई सेंटर से ये सारे एरिया जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे उतना ज़्यादा आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। अगर आप नज़दीक से लाओगे, अपने कल्याण से लेकर आओगे तो आपको प्राइस कम पे करनी पड़ेगी। वही सामान अगर आप नासिक से लाओगे तो आपको प्राइस थोड़ी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो जितना दूर से आपका सामान आपके यहाँ पर आएगा उतना ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। ये रियलिटी है। लेकिन अगेन ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, तो आपको यहाँ पर इमेजिन करना है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को लेकर के किसी प्रकार का कोई डिस्कशन, किसी प्रकार का कोई इफेक्ट यहाँ पर आपको देना नहीं है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर समझो यहाँ पर कंसीडर किया गया तो अगेन वो सीधा आपके प्रोडक्ट की प्राइस को अफेक्ट करेगा। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से यहाँ पर प्राइस को फर्क पड़ेगा, ये यहाँ पर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सिंगल प्राइस का कॉन्सेप्ट अपने को मेंटेन करने का है, और सिंगल प्राइस के कॉन्सेप्ट को मेंटेन करने के लिए हमें ऐसा एज्यूम करना होगा कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शुड बी अब्सेंस, मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर कंसीडर की गई तो 100% उसका असर प्राइस पर पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। यस, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज यूनिफॉर्म। प्राइस कैसी होती है हर प्रोडक्ट की? यूनिफॉर्म होती है। किसी के पास से भी लो आपको यहाँ पर सेम प्राइस में ही मिलेगा। ओके, बिकॉज वी एज्यूम, देखो यहाँ पर लिखा है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर आपने सामान कहीं से भी लाया हो, लाने का कितना भी आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया होगा, लेकिन उस पॉइंट को यहाँ पर इग्नोर किया जाएगा, यहाँ पर उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। करेक्ट है। एंड दिस अजम्पशन, और ये अजम्पशन क्यों है? जब ये अजम्पशन आप करोगे तब जाके आपके प्राइस में क्या आएगी बच्चों? यूनिफॉर्मिटी आएगी, मतलब सिंगल कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी कंसीडर करोगे तो यहाँ पर सिंगल प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है। हर सेलर के पास जो प्रोडक्ट है वो आपको अलग अलग प्राइस में मिलेगा। करेक्ट है। यस, तो यहाँ पर एक और फीचर है, फीचर नंबर 8, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यस, एक और अजम्पशन आपको करना है कि यहाँ पर आपको समझना है कि गवर्नमेंट का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी दखलंदाजी नहीं है। मतलब इस मार्केट में गवर्नमेंट जो है वो किसी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म नहीं करता, किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, किसी प्रकार का कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट का यहाँ पर काम नहीं करता। इसलिए नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई दखलंदाजी नहीं होता, ये भी आपको एज्यूम करना है। ध्यान दीजिएगा। यस, तो लेजियस फेयर पॉलिसी, ये लेजियस फेयर पॉलिसी, ये वर्ड आपको बहुत बार आएगा, लेकिन ये लेजियस फेयर पॉलिसी का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट किसी प्रकार की पॉलिसी फ्रेम नहीं करता, जब गवर्नमेंट वहाँ पर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, जब गवर्नमेंट वहाँ पर किसी प्रकार का रेगुलेशन नहीं लगाता, मतलब गवर्नमेंट क्या फॉलो कर रहा है? लेजियस फेयर पॉलिसी। ठीक है, तो लेजियस फेयर पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये एक फीचर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। इट मीन्स देयर इज अ absence of government intervention in the economic एक्टिविटी। तो यहाँ से आपको समझता है कि अगर गवर्नमेंट ने लेजियस फेयर पॉलिसी ली है, मतलब गवर्नमेंट इस मार्केट में किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन, किसी प्रकार का कोई रेगुलेशन फ्रेम नहीं करेगा, ऐसा आपको एज्यूम करना है। करेक्ट है। तो बच्चों ये सारे फीचर्स थे, ये सारी विशेषताएं थी किसकी? परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट के जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिए वो आपको समझ में आए होंगे। हर पॉइंट के पीछे का रीजंस क्या है वो आपको समझ में आया होगा। बट अगेन मैं आपको कहूँगा कि ऐसा कोई भी मार्केट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सारे पॉइंट जो हमने यहाँ पर पढ़े ये सारे इमेजिनरी पॉइंट है, सारे अजम्पशन वाले पॉइंट है, उसी के बेसिस पे आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आना चाहिए। करेक्ट है यहाँ तक? ठीक है। तो ये हुआ आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर्स। कोई पॉइंट आपको नहीं समझा होगा या फिर आपको दिक्कत होगी तो वीडियो को आगे पीछे करके ले लीजिए, जिससे कि वो पॉइंट आप रिपीटेडली वापस से देख सकते हैं कि मैंने उस पॉइंट के पीछे एग्जैक्टली आपको क्या रीज़न बताया था। करेक्ट है? यस। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों अपना परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर फना ख़त्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ लेट डिस्कस अबाउट प्राइस डिटर्मिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, किस तरह से प्राइस को तय किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ठीक है। यस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है बच्चों। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो अभी आपने जो परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट के बारे में पढ़ा, उस परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, प्राइस कैसे तय की जाएगी, किसी भी प्रोडक्ट की वहाँ पर प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझाऊंगा मैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन आपका है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाएगा, प्राइस को कैसे तय किया जाएगा, दैट वी हैव टू डिस्कस। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ऐसी जनरली बता देता हूं कि परफेक्ट कंपटीशन जैसे मार्केट में किस तरह से प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो प्राइस को तय करने के लिए परफेक्ट कंपटीशन में ये दो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो मार्केट है ये बायर्स एंड सेलर का मार्केट है, जहाँ पर बायर्स भी बहुत ज़्यादा संख्या में है, सेलर भी बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर इस मार्केट में है, बायर एंड सेलर। तो यहाँ पर बायर की डिमांड और सेलर की जो सप्लाई होती है, तो डिमांड और सप्लाई, कम ऑन, डिमांड और सप्लाई, ये दोनों फैक्टर की, ये दोनों कॉन्सेप्ट की जो क्वांटिटी होती है, डिमांड की क्वांटिटी और किसकी, सप्लाई की क्वांटिटी, तो ये दोनों फैक्टर के द्वारा मिल करके यहाँ पर प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। करेक्ट है, किसको, प्राइस को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ टू इंपॉर्टेंट फोर्सेस, वन इज नोन एज द डिमांड एंड अनदर वन नोन इज द सप्लाई। करेक्ट है, यस। अब कैसे तय किया जाएगा यहाँ पर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को, आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे हेडिंग दिया है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, द इंटरएक्शन। यस, सबसे पहले वर्ड यहाँ पे किसका यूज किया बच्चों, इंटरएक्शन। तो यहाँ पर इंटरएक्शन होगा, इंटरएक्शन होगा मतलब यहाँ पर दो चीजें एक दूसरे के करीब आएंगी। कौन सी दो चीजें, डिमांड और सप्लाई। कम ऑन, डिमांड और सप्लाई, यहाँ पर दोनों फैक्टर जब एक दूसरे का इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी किसी मार्केट में जाते हो तो वहाँ पर प्राइस कैसे तय होती है, नॉर्मली कैसे प्राइस तय होती है, तो वहाँ पर सेलर ने बोला, समझो एग्जाम्पल, एक सेलर वेजिटेबल सेल कर रहा है, उसने बोला कि ये जो वेजिटेबल्स है, समझो लेडी फिंगर है, लेडी फिंगर म्हणजे भिंडी, आपको पता होगा, समझो ये लेडी फिंगर है, ये 40 रुपये किलो है। सेलर ने बोला 40 रुपये किलो, बायर उसके करीब आता है, बोलता है 40 रुपये किलो, 35 रुपये में दे दो। ठीक है, तो बायर ने 35 रुपीज़ का प्राइस कोट किया, सेलर बोलेगा 35 रुपीज़ में नहीं होगा, एक लास्ट 38 में ले लो। चलो 38 सेलर ने बोला और बायर भी 38 में एग्री हो गया। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों का इंटरेक्शन कहाँ पर हुआ बच्चों, 38 पर हो गया। तो वो 38 विल बी द प्राइस, जिस प्राइस पे यहाँ पर भिंडी को बेच दिया जाएगा। तो यहाँ पर बायर और सेलर जिस तरह से एक नॉर्मली मार्केट में आकर के किसी प्रोडक्ट की प्राइस को तय कर लेते हैं, उसी तरह परफेक्ट कंपटीशन में भी नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर की जो डिमांड और सप्लाई होती है, उसके बेसिस पे यहाँ पर प्राइस को डिटरमाइन किया जा सकता है, उसके बेसिस पे यहाँ पर प्राइस को तय किया जाता है। करेक्ट है, चलिए देखते हैं किस तरह से। यस, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में वही लिखा था कि द इंटरएक्शन ऑफ डिमांड एंड क्या, सप्लाई। बस आपको पढ़ लिया जाएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। यस, द इंटरएक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन अ परफेक्ट कंपटीशन। अंडरलाइन करना कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को डिटरमाइन कौन करता है, डिमांड एंड क्या बच्चों, सप्लाई। ठीक है, यस। और यहाँ पर एक बात याद रखना जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या, डिमांड और सप्लाई के द्वारा जो प्राइस तय की जाएगी, डिमांड और सप्लाई के इंटरएक्शन से, कम ऑन, डिमांड एंड सप्लाई के इंटरएक्शन से जो प्राइस यहाँ पर तय की जाएगी, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में, तो डिमांड और सप्लाई के मदद से जो प्राइस यहाँ पर तय की जाएगी, उस प्राइस को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। करेक्ट है, इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब ऐसी प्राइस जहाँ पर डिमांड ये किसके इक्वल होता है बच्चों, सप्लाई के। तो जिस प्राइस के सामने डिमांड और सप्लाई ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, उसी प्राइस को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस। और इसी प्राइस में, कम ऑन, इसी प्राइस में परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस तय किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का डिटर्मिनेशन किस बेसिस पे करते हैं, तो आप बोलोगे टू इंपॉर्टेंट फोर्सेस, डिमांड और क्या, सप्लाई। फिर आप कहोगे डिमांड और सप्लाई की मदद से जो प्राइस यहाँ पर तय की जाती है, उस प्राइस को यहाँ पर नाम क्या दिया गया बच्चों, इक्विलिब्रियम प्राइस। Why it is named as equilibrium price? Because it is the price which we get by the interaction of demand and supply।
और ये प्राइस वो पॉइंट पे आती है जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई दोनों के क्या होता है बच्चों, एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, उसी पॉइंट पे जो प्राइस आपको मिलेगी उसको कहेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि परफेक्ट कंपटीशन में जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचा और खरीदा जाता है, कम ऑन, परफेक्ट कंपटीशन में जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचा और खरीदा जाता है उसको कौन सी प्राइस बोलते हैं बच्चों, उसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। कम ऑन, उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को खरीदा और बेचा जाता है, या फिर जिस प्राइस पे आपका डिमांड किसके इक्वल हो जाता है, टोटल सप्लाई के। ओके, सो आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे बनेगा कि डैश प्राइस, कम ऑन, डैश प्राइस प्रवेल अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। तो आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम प्राइस प्रवेल अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। किसी ने पूछा क्यों, बोलने का इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस विच इज डिटरमाइंड बाय इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं उसी पॉइंट पे ये प्राइस डिसाइड होती है, और इसी प्राइस पे परफेक्ट कंपटीशन में वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। यस, तो इक्विलिब्रियम प्राइस को अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्शल ने, जो अल्फ्रेड मार्शल जी है, उन्होंने यहाँ पर कंपेयर किया है, मतलब यहाँ पर प्राइस के डिटर्मिनेशन करने के प्रोसेस को मार्शल ने कंपेयर किया है। मार्शल ने प्राइस को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है उसकी तुलना की है। किस चीज़ से तुलना की है प्राइस डिटर्मिनेशन को यहाँ से? यस, तो मार्शल हैज़ कंपेयर्ड द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन टू द कटिंग ऑफ क्लोथ विद द पेयर ऑफ सीजर्स। तो यहाँ पर कैंची से कपड़ों को काटने से और प्राइस को यहाँ पर डिटरमाइन करने को आपस में कंपेयर किया गया। क्या कंपेरिजन होगा मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, उनका ऐसा कहना है कि अगर हमें कोई कपड़ा अगर कट करना है, अगर हमें कोई कपड़ा अगर समझो कट करना है, फॉर एग्जाम्पल चलो ये वो कपड़ा है, ठीक है ना, ये कपड़ा अगर हमें कट करना है, ओके, बताइए अब इस कपड़े को अगर कट करना है तो आई हैव टू यूज द सीजर, मुझे कैंची का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कैंची में बच्चों 2 ब्लेड्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 ब्लेड्स, ठीक है। तो जैसे किसी कपड़े को कट करने के लिए सीजर्स के 2 ब्लेड का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? 2 ब्लेड का इस्तेमाल होता है। जिस पॉइंट पे ये सीजर है समझो, ठीक है ना, जिस ये सीजर के 2 ब्लेड है, जिस पॉइंट पे आकर के ये ब्लेड एक दूसरे को कट करेगा, जिस पॉइंट पे आकर के डिमांड मतलब सीजर के दोनों ब्लेड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, उसी पॉइंट पे कपड़ा आपका कट हो जाएगा। करेक्ट है। यहाँ पर आपका कपड़ा कट होगा क्या? नहीं। यहाँ पर होगा क्या? नहीं। यहाँ पर होगा क्या? नहीं। लेकिन जब ये इस तरह से होगा तो आपका कपड़ा यहाँ पर कट हो जाएगा। तो जिस तरह से कपड़े की कटिंग करने के लिए सीजर के 2 ब्लेड इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कपड़े की कटिंग करने के लिए सीजर्स के 2 ब्लेड को करीब आना पड़ता है, उसी तरह से परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए डिमांड और सप्लाई जैसे 2 सीजर्स को एक दूसरे से इंटरैक्ट करना पड़ता है। जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तब जाके यहाँ पर प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको? यस, ध्यान दीजिएगा इसमें। यस, तो मार्शल हैज कंपेयर्ड द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंपेयर किया गया है टू द कटिंग ऑफ क्लोथ से विथ अ पेयर ऑफ सीजर। जैसे सीजर्स में ब्लेड के पेयर से कपड़े को कट किया जाता है, उसी तरह से जस्ट एज उसी तरह से बोथ द ब्लेड्स ऑफ सीजर आर रिक्वायर्ड टू कट द क्लोथ, बोथ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर एसेंशियल टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइसेस इन द मार्केट। तो जिस तरह से कैंची के 2 ब्लेड कपड़े को कट करने के लिए रिक्वायर्ड है, उसी तरह से परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए डिमांड और सप्लाई जैसे 2 फोर्सेस की आवश्यकता होती है। जब डिमांड और सप्लाई जैसे 2 फोर्सेस एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरैक्ट करेंगे उसी पॉइंट को कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और उसी प्राइस पे यहाँ पर वस्तु को खरीदा और बेचा जाएगा। यस, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा था इसमें लास्ट लाइन में कि बोथ दी फोर्सेस, दोनों भी फोर्सेस डिमांड और सप्लाई ये इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं डिटरमाइन करने के लिए, तय करने के लिए इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट। तो मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस को तय कौन करता है? डिमांड और सप्लाई के 2 फोर्सेस, और इन्हीं 2 फोर्सेस के इंटरैक्ट होने से यहाँ पर प्राइस को डिटरमाइन की जाती है, और उसी प्राइस में यहाँ पर वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। करेक्ट है? यस, दिस इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। और इस चीज को और भी एक्सप्लेन करने के लिए नीचे आपको शेड्यूल और आपको डायग्राम दिए गए हैं जो इस बात को समझाने में आपकी हेल्प करेंगे कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई जैसे 2 फोर्सेस
प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं और किस तरह से प्राइस को यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। करेक्ट है। एक बात याद रखना कि आपकी प्राइस सिर्फ तभी ही डिटरमाइन होगी जब डिमांड और ये सप्लाई एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर समझो किसी सिचुएशन में अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो यहाँ पर भी आपकी प्राइस डिटरमाइन नहीं होगी। कहीं पर भी अगर समझो डिमांड कम है और सप्लाई अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर भी बच्चों प्राइस तय नहीं होगी। तो यहाँ पर प्राइस कब तब होगी जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी पॉइंट पे यहाँ पर प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा और उसी प्राइस को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। करेक्ट है। चलिए इसको और भी बेटर समझने के लिए नीचे आपको एक टेबल दिया है, एक शेड्यूल आपको दिया गया है, उस शेड्यूल को समझिए। इजीली आपको समझ जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। यस चलिए शुरू करते बच्चों। तो यहां पर आपको टेबल में दिया है, टेबल नंबर 5.1 में दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई का शेड्यूल यहां पर कंबाइन दिया गया है प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। तो बच्चों यहां पर जो फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट टेबल में आपको दिया है प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल्स, ठीक है, इन रुपीस, और बाद में क्वांटिटी डिमांडेड देन क्वांटिटी सप्लाइड। तो आपके फर्स्ट 3 कॉलम में पहला कॉलम आपका प्राइस का है, दूसरा कॉलम डिमांड का है, थर्ड कॉलम आपका सप्लाई का है और फोर्थ कॉलम में बताया गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ओके चलिए शुरू करते हैं बच्चों। टेबल आपके सामने है, टेबल आपके टेक्स्ट बुक में है, तो आप वहां से उसको देखिए प्रॉपर्ली। तो यहां पर जब भी प्राइस ऑफ एप्पल 100 रुपीज था तो डिमांड कितना चाहिए बच्चों। जो मैं आपकी टेबल यहां पर बनाता हूं आपको इजीली समझ में आएगा। यस आई विल मेक द टेबल फॉर यू। यस यहाँ पर टेबल बनाते हैं सो दैट वहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं हम लोग। ओके यहाँ पर आपका प्राइजेस, डिमांड, सप्लाई और ये रिलेशनशिप, ठीक है। यस तो यहाँ पर होगा प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल, प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल, और प्राइस किस में होगा, इन रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड, वो किस में होगा, इन किलोग्राम्स। और यहाँ पर बच्चों है क्वांटिटी सप्लाइड, अगेन वो किस में होगा, इन किलोग्राम्स। और यहाँ पर हम बताएंगे रिलेशनशिप बिटवीन डीडी एंड एसएस। आपके सामने ऑलरेडी टेबल है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफ डीडी एंड एसएस। डीडी एंड एसएस का मतलब डिमांड एंड सप्लाई, डीडी फॉर डिमांड और एसएस फॉर सप्लाई, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्ली। तो यहाँ जब बच्चों एप्पल का प्राइस 100 रुपीज़ पर केजी था तो डिमांड कितना था, यस डिमांड था मार्केट में 5000 केजी का, और सप्लाई कितनी थी बच्चों, 1000 केजी की। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है देख सकते हैं कि जब भी एप्पल का प्राइस बच्चों 100 था तो डिमांड आपकी 5000 और डिमांड आपकी कितनी, सप्लाई कितनी, 1000। आप देख सकते हैं कि एप्पल की सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सीन क्या है, सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर कम ज़्यादा वाला सीन होगा तो यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पाएगा। प्राइस डिटरमाइन सिर्फ तभी होगा जब क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसके सामने वाली जो प्राइस होगी उसी प्राइस को यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाएगा। तो यह सिचुएशन में सप्लाई कम है और डिमांड बच्चों ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे डी डी इज ग्रेटर देन एस एस, मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है। इसी तरह से प्राइस, इसी तरह से आपका प्राइस जब भी 200 हो गया तो डिमांड क्या होती है बच्चों, कम होती है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है। तो डिमांड आपकी कितनी हो गई, 4000, देखो डिमांड कम हो गई। और प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। सप्लाई कितनी हो गई, 2000 हो गई, ठीक है। इस रिलेशनशिप आपको पता होगा पहले से कि प्राइस जब बढ़ेगा डिमांड कम होगी और सप्लाई क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है
और प्राइस और सप्लाई में क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, करेक्ट है। यस, यहाँ पर सीन कैसा है, यहाँ पर डिमांड 4000 किलो की है तो सप्लाई सिर्फ 2000 किलो है, तो इस केस में भी आपकी डिमांड बच्चों ज़्यादा है और आपकी सप्लाई क्या है, कम है। ओके, तो यहाँ पर भी प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पाएगा। जब यहाँ पर प्राइस आपने 300 किया तो आपकी डिमांड देखो 4000, डिमांड प्राइस बढ़ गई, डिमांड बच्चों और कम हो जाएगी, तो डिमांड आपकी हो गई यहाँ पर 3000 kg और सप्लाई आपका भी हो गया बच्चों 3000 kg। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई दोनों के इक्वल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो यही वो प्राइस है जिस प्राइस को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे बायर इज रेडी टू बाय एंड सेलर इज रेडी टू सेल, करेक्ट है। तो इस प्राइस को कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस और इसी प्राइस में यहाँ पर वस्तुओं को सेल किया जाएगा। क्योंकि ये प्राइस पे क्यों सेल किया जाएगा, क्योंकि ये वो सिचुएशन है जहाँ पर डिमांड किसके इक्वल होता है बच्चों, सप्लाई के, करेक्ट है यहाँ तक। यस, इसी तरह से आगे आगे अगर हम प्राइस को और बढ़ाते हैं तो आपकी डिमांड बच्चों और कम हो जाएगी और सप्लाई आपकी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई, तो डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई। फिर आपकी प्राइस अगर 500 रुपीज़ हो गई पर केजी तो आपका डिमांड हो गया बच्चों 1000 kg और सप्लाई आपकी हो गई कितनी, 5000 kg। तो इस तरह से भी यहाँ पर डिमांड कम है और आपकी सप्लाई क्या है बच्चों, ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस टेबल से समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ पर ये जो सिचुएशन है यहाँ पर भी कुछ नहीं हो सकता और ये जो सिचुएशन है नीचे का यहाँ पे भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो ये सिचुएशन आपके सामने है जहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, उसी के सामने वाली जो प्राइस यहाँ पर होगी उसी प्राइस को यहाँ पर कहा जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस और उसी प्राइस में यहाँ पर गुड्स को सेल किया जाएगा, करेक्ट है। तो ये सिचुएशंस में क्या था बच्चों, डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो वहाँ पर बच्चों यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या था, सप्लाई ज़्यादा था और डिमांड कम था, तो यहाँ पर भी प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों का इंटरेक्शन यहाँ पर परफेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर इस आसानी से प्राइस को डिटरमाइन किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, कैंची का ब्लेड जब एक दूसरे को प्रॉपरली इंटरेक्ट करेगा तो जहाँ पर बच्चों इंटरेक्ट करेगा वहीं पर कपड़ा कट होगा। उसी तरह से डिमांड और सप्लाई जहाँ पर एक दूसरे को प्रॉपरली इंटरेक्ट करेंगी उसी पॉइंट पर प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। यहाँ पर भी प्राइस डिटरमाइन नहीं होगी, यहाँ पर भी प्राइस डिटरमाइन नहीं होगी, बट यहाँ पर प्रॉपरली डिमांड और सप्लाई के एक दूसरे से इंटरेक्शन होने पे यहाँ पर प्राइस को आसानी से तय किया जा सकता है, करेक्ट है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों शेड्यूल जो आपको समझा रहा है कि किस तरह से प्राइस को यहाँ पर डिटरमाइन किया जाएगा। चलिए अब इस टेबल का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है आपको नीचे पैराग्राफ्स में दिया गया है। यस, आप चाहें उसको रीड कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यस, यहाँ पर बच्चों वही दिया गया है, जस्ट एक बार रीड कर लेते हैं उसको। तो फ्रॉम द टेबल नंबर 5.1 फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। क्या कंक्लूजन है देखेंगे। सो पहला कंक्लूजन ये है कि व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ₹100 to 200, क्वांटिटी डिमांड फॉल फ्रॉम 5000 kg to 4000 kg, वेयर सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 to 2000 kg। देखिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हुआ है कि जब प्राइस आपका राइज हुआ तो डिमांड आपकी बच्चों कम हो गई, सप्लाई आपकी बच्चों यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ गई, करेक्ट है। एंड दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, क्योंकि डिमांड फॉल्स विद अ राइज इन प्राइस एंड सप्लाई राइज विद अ राइज इन प्राइस। मैंने आपको पहले बताया कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होता है और सप्लाई क्या होती है बच्चों, बढ़ती है, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड एंड सप्लाई। ओके, एंड दिस इज द स्टेज, ये वो स्टेज है जहाँ पर डिमांड आपका ग्रेटर है और सप्लाई आपकी कम है। तो ये वो स्टेज है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो रहे। अगर वो इंटरेक्ट ही नहीं होंगे, जैसे एग्जांपल कैंची का इंटरेक्शन यहाँ पर हो रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पर कपड़ा कट नहीं हो पाएगा। तो जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक यहाँ पर प्रॉपरली एक दूसरे के ये इक्वल नहीं आएंगे, तब तक कपड़े की कटिंग नहीं होगी। उसी तरह से जब तक डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे, तब तक यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन होने वाला नहीं है। इसी तरह पॉइंट नंबर सेकंड में आ जाइए कि जब आपका प्राइस ₹300 हो गया, ये सब देख सकते हैं, तो डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों भी इक्वल हो गया। कितना हो गया, 3000 kg, करेक्ट है। ये वो स्टेज है जो इक्विलिब्रियम का स्टेज है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो है, यस, डिमांड और सप्लाई यहाँ पर इक्वल हो गई है। जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगी तो उसी प्राइस को हेंस ₹300 बिकम द इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसी प्राइस पे यहाँ पर गुड्स को सोल्ड किया जाएगा, क्योंकि यही वो प्राइस है जो डिसाइड की गई है डिमांड और सप्लाई के प्रॉपर इंटरेक्शन से, करेक्ट है, और इसी प्राइस पे गुड्स को यहाँ पर सेल किया जाएगा। अगेन कुछ भी प्रैक्टिकली एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज़ें सब इमेजिनरी है, सब थेरेटिकल है, जो आपको सिर्फ यहाँ पर सुनना है और अजम्पशन करना है और इमेजिन करना है, नथिंग एल्स। इसकी प्रैक्टिकल एबिलिटी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
यस, थर्ड पॉइंट आपका है कि जब भी आपका प्राइस देखो और बढ़ गया, 400 हो गया, 500 हो गया, तो डिमांड आपका 2000 से 2000 केजी 1000 केजी कम होने लगा और यहाँ पर सप्लाई आपका बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होता है और सप्लाई क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। करेक्ट है। यहाँ पर भी देखेंगे सप्लाई आपकी ग्रेटर है, डिमांड आपकी कम है, मतलब ये भी वो सिचुएशन है जहाँ पर प्राइस डिटरमाइन होने वाला नहीं है। करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इज एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग फिगर। अभी यहाँ पर एक बार आपने टेबल से समझ लिया ना, अब इसी चीज़ को एक बार डायग्राम से आपको बताया गया है। ठीक है, तो डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो पहले हमें 2 एक्सिस ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये जो आपका है इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, जहाँ पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड को साथ में लिया जाएगा। ठीक है, यस, यहाँ पर हम लोग लेंगे QD एंड QS, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, और ये जो आपका Y एक्सिस है, इस Y एक्सिस पे वी विल टेक व्हाट, प्राइसेस। ओके एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंटरैक्शन पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों फिगर्स आपको क्या दिए गए, डिमांड वाला फिगर और सप्लाई वाले फिगर में क्या लिया गया है, 1000 से लिया गया है। तो यहाँ पर बोलेंगे 1000, यस, ये 2000, 3000, यहाँ पर 4000 और यहाँ पर 5000। ठीक है, वाई एक्सिस पे आ जाइए। वाई एक्सिस में जो प्राइसेस आपको दी रहेगी वो प्राइसेस क्या है बच्चों, 100, 200, 300, 400 और 500। करेक्ट है। चलिए अब इस तरह से क्या करेंगे, प्राइसेस भी डिसाइड हो गई और डिमांड सप्लाई के भी फिगर्स हमने वहाँ पर ले लिए। अब चलिए शुरू पहले डिमांड का बनाते हैं। जब भी प्राइस आपका 100 था, डिमांड कितना था बच्चों, 5000। चलो प्राइस 100 तो डिमांड आपका कितना था, 5000। तो प्राइस 100 है, डिमांड आपका 5000, यहाँ पर पॉइंट आया। चलिए जब भी प्राइस 100 था, डिमांड आपका 5000 था, जब भी प्राइस 200 हो गया, प्राइस बढ़ गया, डिमांड आपका 4000 केजी पे आ गया, तो प्राइस बढ़ गया तो डिमांड आपका कम हो जाएगा। चलिए डिमांड आपका कम होकर के आ गया 4000 केजी पे। ठीक है, इसी तरह आपका प्राइस और कम हो गया 300, डिमांड प्राइस आपका और बढ़ गया, सॉरी कम नहीं हो गया, प्राइस आपका और बढ़ गया तो डिमांड आपका और कम हो गया और ये आ गया बच्चों 3000 पे। ठीक है, इस तरह से प्राइस आपका और बढ़ा 400, डिमांड आपका और कम हो गया, क्योंकि प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा डिमांड आपका कम होता जाएगा। यहाँ पर आ गया बच्चों 400 और यहाँ पर 2000। यस, ये वो पॉइंट है। उसी तरह प्राइस आपका और बढ़ गया, डिमांड आपका हो गया 1000 केजी। यस, तो ये जो पॉइंट आपके सामने मैंने बनाए, ये सारे पॉइंट किसके बच्चों, डिमांड कर्व के हैं। ठीक है, तो चलिए इसको इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, इसको बोलेंगे DD, विच इज़ कॉल्ड एज ए क्या, डिमांड कर्व। अभी डिमांड कर्व बच्चों बन गया, उस तरह से सप्लाई कर्व भी बनाइए। तो 100 जब भी आपका प्राइस था तभी सप्लाई कितना था, 1000। 100 प्राइस, सप्लाई इज 1000। 200 प्राइस, सप्लाई इज 2000। यस, आप देख सकते हैं। 300 प्राइस, सप्लाई इज 3000। यस, ये वो पॉइंट है। ठीक है, 400 सप्लाई इज 4000। ठीक है, 500 सप्लाई इज कितना बच्चों, 5000। ठीक है, यस, अब यहाँ पर इस सभी पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। चलिए कनेक्ट करते हैं। यस, कनेक्ट करने के बाद आपको ये SS क्या मिला बच्चों, सप्लाई कर्व। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है, ये आपका बच्चों डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है। डिमांड कर्व स्लोप किधर करता है, डाउनवर्ड। सप्लाई कर्व स्लोप कहाँ पे रहता है बच्चों, अपवर्ड, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। अब यहाँ पर ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सप्लाई बच्चों यहाँ पर ज़्यादा है। देखो यहाँ पर कैसे पता चलेगा ज़्यादा है कि कम है, तो वाई एक्सिस से सप्लाई की दूरी बच्चों ज़्यादा है और डिमांड की दूरी कम है। देखो डिमांड का एरिया इतना है और सप्लाई का एरिया इतना है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि DD इज़ लेस देन सप्लाई, मतलब यहाँ पर सप्लाई को बच्चों ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, सप्लाई कम है और डिमांड बच्चों ज़्यादा है, तो यहाँ पर कहेंगे DD इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। तो बच्चों ये सिचुएशन में भी प्राइस नहीं तय होगा, ये सिचुएशन में भी प्राइस तय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल नहीं है। लेकिन ये वो पॉइंट है बच्चों जिस पॉइंट पे DD ये किसके इक्वल है बच्चों, SS के, और इसके ठीक सामने वाला जो आपको दिख रहा है, यस, इसके ठीक सामने वाला जो आपको दिख रहा है 300 रुपया, यही 300 बच्चों क्या कहलाएगा, आपका इक्विलिब्रियम
प्राइस देख सकते हैं वहाँ पर लिखा है, इस पॉइंट को कहा गया है पॉइंट ई, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपका डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या हो गया, इक्वल हो गया। और इसी पॉइंट के ठीक सामने कितना लिखा है 300, तो यही 300 को यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस माना जाएगा जिस प्राइस पे यहाँ पर वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाएगा। एग्रीड नाउ? ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन था, एक्सेस सप्लाई, यहाँ पर क्या था बच्चों, एक्सेस सप्लाई, इसलिए यहाँ पर प्राइस तय नहीं हो पाया। और यहाँ क्या था बच्चों, एक्सेस डिमांड, इसलिए यहाँ पर भी प्राइस नहीं तय हो पाया। तो डिमांड एक्सेस रहेगा, सप्लाई एक्सेस रहेगा तो प्राइस नहीं तय होगा, लेकिन जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों के इक्वल रहेगा उसी पॉइंट के सामने जो प्राइस रहेगा उसी प्राइस पे यहाँ पर गुड्स को खरीदा और बेचा जाएगा, जिसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम प्राइस को तय करने के लिए डिमांड और सप्लाई को इस तरह से इंटरैक्ट करना है। तो ये कैंची के समझो वो दो ब्लेड है, यहाँ पर भी कपड़ा रखोगे तो नहीं कटेगा, यहाँ पर भी कपड़ा रखोगे तो नहीं कटेगा, मतलब यहाँ पर भी प्राइस डिसाइड नहीं होगी, यहाँ पर भी प्राइस डिसाइड नहीं होगी, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप कपड़े को रखोगे तो ऑटोमेटिक वो कपड़ा कटेगा। मतलब इसी पॉइंट पे अगर आप डिमांड सप्लाई को इंटरैक्ट कर रहे हो तो ऑफकोर्स वहाँ पर प्राइस को डिटरमाइन कर दिया जाएगा। करेक्ट है? यस। तो ये हुआ आपका डायग्राम जो आपको इजीली जैसा था मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। करेक्ट है? यस। डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको बच्चों यहाँ पर दिया है, आइए 1 मिनट में इसको रीड कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन आपको फिगर में दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, जैसे कि मैंने बताया। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, प्राइजेस एंड डीडी, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को दिखा रहा है। उसी तरह से क्या शो कर रहा है बच्चों, ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। उसी तरह से सप्लाई का जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग दिखा रहा है, जैसे जैसे पढ़ रहा है वैसे वैसे डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यस। और यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है वो प्राइस के बीच में क्या दिखा रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है। यस, बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। और ई जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर डी और एस ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब वो कैंची का ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों ब्लेड एक दूसरे को आकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर कपड़ा कट होना कंफर्म है। उसी तरह से डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन जहाँ पर होगा उसी इंटरेक्शन पॉइंट के सामने जो प्राइस होगी वही प्राइस यहाँ पर तय की जाएगी। करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू रुपीज 300 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड 300 kg इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, एंड दिस इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। और इसी इक्विलिब्रियम प्राइस को डिसाइड करने के लिए मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का सहारा लिया जाता है। तो जैसे कपड़े को काटने के लिए सीजर्स के 2 ब्लेड का सहारा लिया जाता है, उसी तरह से प्राइस को तय करने के लिए भी डिमांड और सप्लाई जैसे 2 फोर्सेस का सहारा लिया जाता है, जिसके बेसिस पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस को आसानी से तय किया जा सकता है। करेक्ट है? यस। तो यहाँ पर बच्चों हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी फीचर था या प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, वो सारी बातें यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली है। करेक्ट यहाँ तक? तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम अगर डाउट आपको आता है इसमें, तो आपके जो भी डाउट सॉल्विंग शेड्यूल होंगे उसमें आपको ये डाउट्स पूछने पड़ेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर वीडियोस को भी आगे पीछे करके अगर 2-4 बार देखते हो तो भी आपका जो भी डाउट्स होगा वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक? यस बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप हो जाते हैं और यहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन को एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। आपको पता है 3 टाइप के मार्केट थे, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। करेक्ट है? तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद। और इस डायग्राम को आपको जरूर बनाना है। करेक्ट है? चलिए बाय।